नमस्कार। सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चौथे अध्याय के पहले पार्ट को कंप्लीट किया था। उसमें हमने क्या देखा था कि किस प्रकार प्रतिरक्षा एवं प्रतिजन होते हैं, वो किस प्रकार हमारे शरीर में कार्य करते हैं। और आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि किस जो आपका रक्त समूह है वो किस प्रकार हमारे शरीर में कार्य करता है और कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, उन सभी का विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। देखते हैं इसमें किस प्रकार ये कार्य करता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले, और अब हमने दूसरा जो अध्याय था उसमें इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। कुछ अध्ययन किया था आपने कि रक्त है वो किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार की उसमें कणिकाएँ पाई जाती है। इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। तो रक्त एवं रक्त समूह है, यानी ब्लड और ब्लड ग्रुप। रक्त क्या होता है आपका? एक तरल संयोजी उत्तक के रूप में होता है। रक्त क्या है आपका? एक तरल पदार्थ है जो संयोजी उत्तक होता है। उत्तक क्यों? उत्तक कौन सा होता है कि कोशिकाओं को जो समान कार्य करने वाली कोशिका होती है वो क्या बनाती है? उत्तक। तो आपका जो रक्त है वो क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है जो किस प्रकार का होता है? गाढ़ा चिपचिपा होता है। और किस रंग का होता है? वो लाल रंग का होता है। अब देखते हैं कि रक्त है उसके कितने भाग है। रक्त के हमने कितने भाग पढ़े थे? 2 भाग। एक तो कौन सा भाग होता है? जो द्रव भाग है वो तो कौन सा होता है? प्लाज्मा, जो क्या होता है आपका निर्जीव तरल रूप में होता है। और रक्त का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? वो 55% भाग बनाता है प्लाज्मा। दूसरा जो पार्ट है आपका कौन सा? इसका रक्त कणिका, यानी रक्त कोशिकाएं, जो क्या होती है कि जीवित फॉर्म में होती है, जो कितने प्रतिशत भाग बनाती है? रक्त का 45% भाग। अब जो कोशिकाएं हैं, रक्त कणिकाएं हैं, वो कितने प्रकार की होती है? हमने पढ़ी थी कि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक तो होती है आरबीसी, जिसको पूरा फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? रेड ब्लड सेल्स, और इसको हिंदी में बोला जाता है लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, यानी वाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। अब तीसरी है आपकी प्लेटलेट्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिम्बाणु। अब जो आरबीसी है उसका कार्य क्या होता है? गैसों का परिवहन करना। किसका? O2 और CO2 का परिवहन करना हमारे शरीर के अंदर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और जो ऑक्सीजन है उसको पूरे शरीर के अंदर परिवहन करना उसका। उसके बाद में आपकी जो WBC है उसका कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा का। जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन करती है? WBC। तीसरी जो है वो है प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं डिम्बाणु, जो क्या करती है? आपकी जो रक्तवाहिनी है जिसके अंदर रक्त बहता है, धमनी और शिराएं, उनकी सुरक्षा करने का कार्य किसका होता है? प्लेटलेट्स का, जो कि क्या है कि हमारी चोट लगने पर रक्त का क्या बनाती है? थक्का बनाती है। ये है 3 प्रकार की आपकी रक्त कणिकाएं। अब देखते हैं कि जो आपकी जो रक्त है उसको किस प्रकार ग्रुप में बांटा गया है। रक्त समूह क्या होता है? रक्त समूह। तो सर्वप्रथम इसका वर्गीकरण किसने किया था? कार्ल लैंडिस्टर नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका वर्गीकरण किया। कब किया था? 1901 में किया था। कब किया था कार्ल लैंडिस्टर ने इसका वर्णन? 1901 में। अब जो आपकी आरबीसी की सतह पर प्रतिजन पाया जाता है, किस आधार पर किया इन्होंने? कि जो आपकी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, उनकी जो सतह है उन पर प्रतिजन पाया जाता है ए और बी। उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। किस प्रकार किया देखते हैं। इस आधार पर इन्होंने कितने भागों में बांटा? रक्त समूह को 4 भागों में। कितने भागों में बांटा उन्होंने? 4 भागों में उन्होंने बांटा। 4 भाग कौन कौन से थे? 4 भाग उसने ए, बी और ए बी और कौन सा होता है चौथा? ओ, यानी 4 भागों में। इस आधार पर इसको हम क्या बोलते हैं? एबीओ समूहीकरण। क्या बोलते हैं इनको? एबीओ समूहीकरण। कई बार अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एबीओ रक्त समूहीकरण क्या है। तो हम क्या बताएंगे कि आरबीसी है, जो आपकी रक्त समूह है उनको ए बी प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बांटा गया है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एबीओ रक्त समूहीकरण। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। ए बी और ए बी और चौथा कौन सा है? ओ। अब ये प्रोटीन है, ये किससे बनी होती है? ये जो आपकी प्रतिजन है वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड से। कौन बनी होती है? ये जो आपकी प्रतिजन है, जो आपके रक्त समूह पर इसके आधार पर बांटा गया है।
ये जो प्रतिजन है ये किस पर निर्धारित होते हैं, बच्चे में माता पिता से प्राप्त होते हैं। ये किससे प्राप्त होते हैं, माता पिता के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं से हमारा ब्लड ग्रुप है वो क्या है, निर्धारित होता है। इसका हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार कौन से रक्त समूह में कौन सा प्रतिजन और प्रतिरक्षी पाया जाता है। अब देखते हैं इसमें जो आपका ए प्रकार का जो रक्त समूह है, कौन सा, ए प्रकार का, ए प्रकार का जो आपका रक्त समूह है उसमें कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, एंटीजन कौन सा पाया जाता है, ए ही पाया जाता है। और इसमें प्रतिरक्षी कौन सा है, बी पाया जाता है। यानी ये जो आपका प्रतिजन है वो तो आपका ब्लड ग्रुप है वही उसी प्रकार का पाया जाएगा, और प्रतिरक्षी है वो क्या होगा, विपरीत होगा इससे। यानी ए प्रकार का उसमें ए प्रतिजन पाया जाता है और प्रतिरक्षी क्या पाया जाता है, बी। और बी वाला जो रक्त समूह है उसमें कौन सा प्रतिजन, बी पाया जाता है, और प्रतिरक्षी कौन सा पाया जाता है, ए। ये तो दो हो गए। तीसरा है आपका ए बी। ए बी में जो आपका एंटीजन है, जो आपका प्रतिजन है वो क्या पाया जाता है, ए बी पाया जाता है, लेकिन इसमें प्रतिरक्षी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब जो चौथा है आपका भाग, चौथा प्रकार है ब्लड ग्रुप का, वो है ओ। ओ है उसमें प्रतिजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी प्रतिजन अनुपस्थित होता है, प्रतिजन नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें प्रतिरक्षी कौन सा पाया जाता है, ए और बी दोनों पाया जाता है। ये आपको इसका आधार पर हम देख सकते हैं कि ये जो आपके जो ब्लड ग्रुप है कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ए बी वाला है वो क्या होता है, सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सार्वग्राही। और जो ओ वाला है वो क्या है, वो सभी से रक्त ले, ओ वाला है वो क्या होता है, सभी को रक्त दे सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सार्वदाता। और ग्रहण कौन कर सकता है, आपका ए बी वाला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्राही। यानी सभी से ग्रहण कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, सार्वग्राही, और दे सकता है उसको क्या बोलते हैं, सार्वदाता। अब देखते हैं इसमें विशेष प्रकार की जो है क्या है इसमें, कि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को जब किसी बी वाले को, यानी इसको क्यों बनता है इस ग्रुप में, इसका महत्व क्या है कि आपका जो यदि किसी व्यक्ति का ए रक्त समूह है और उसको यदि बी प्रकार का रक्त समूह आपको उसको स्थानांतरित कर दिया जाए तो क्या होगा, उसके शरीर में उपस्थित, उसके शरीर में कौन सी एंटीबॉडी है पहले से, बी प्रकार की, वो क्या कर देती है, वो बी प्रकार की प्रतिरक्षा है वो रक्त कणिकाओं का क्या कर देती है, विनाश कर देती है, उसको नष्ट कर देती है। और फिर क्या होगा, उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ये इसीलिए आपको क्या है, रक्तदान करते समय ये ध्यान रखना होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड ग्रुप वाले ही ब्लड चलाना आपको स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अब देखते हैं इससे आगे का पार्ट। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार आपका रक्त समूह है। अब हम देखते हैं आगे। अब ये तो था आपका ए बी आपकी जो प्रतिजन है उसके आधार पर। अब उसमें भी एक और होता है, दूसरा क्या पाया जाता है, देखते हैं। ए बी के आधार पर तो हमने देखा कि ए बी समूहीकरण होता है, उसमें 4 प्रकार बांट दिए। लेकिन इसमें भी एक क्या होता है, इसमें पाया जाता है कि आपका एक RH प्रतिजन का खोज की गई। किसकी, RH कारक या RH प्रतिजन की खोज की गई। इसके आधार पर बांटा तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला RH समूहीक, उसको हमने क्या बोला था, एबीओ समूहीकरण, इसको हमने क्या बोला, RH समूहीकरण, जिसकी खोज किस में की गई, एक बंदर था मकाका रिसस नामक बंदर, उसमें खोज की गई इसकी। अब देखते हैं इसमें, यानी ए बी की प्रतिजन के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं पर क्या पाया जाता है, आपका RH कारक पाया जाता है। इसके आधार पर, यानी जिसमें RH कारक पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, RH पॉजिटिव, और जिसमें RH अनुपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, RH नेगेटिव। विश्व में 85% लोग ऐसे हैं जिसमें क्या RH पॉजिटिव पाया जाता है, और जो RH नेगेटिव है वो कितने व्यक्तियों में पाया जाता है, 15% व्यक्तियों में। अब देखते हैं ये किस प्रकार होता है। जैसे हम देखते हैं कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ये सुनते हैं, A नेगेटिव, B नेगेटिव, वो किसके आधार पर होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वाली जो पोजीशन है वो किसके आधार पर है, इस RH कारक के आधार पर। अब देखते हैं, हमने ये पढ़ा कि RH कारक है उसकी खोज कब किस में की गई, मकाका रिसस नामक बंदर था उसमें की गई। अब RH कारक है वो भी क्या है, एक प्रोटीन ही है, उस किसका बना होता है, एमिनो अम्लों का बना होता है, जो कि क्या है, कि प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे बने होते हैं, एमिनो अम्लों से, यानी इसमें 417 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अब जो आपका RH कारक है वो कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का बनता है।
5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है आपका RH-D, दूसरा है आपका RH-E, तीसरा क्या है RH, ये तो जो दूसरा था वो RH-E कैपिटल वाला, और तीसरा है वो कौन सा है RH-E आपका स्मॉल वाला है, और RH-C कैपिटल और RH-C है वो आपका स्मॉल। अब जो आप RH-D है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है? 85%। E है वो 30% में, और 78% में RH आपका E जो स्मॉल है वो पाया जाता है, और RH कैपिटल है वो C कैपिटल C है वो 80 में, और ये भी कितने में पाया जाता है? RH स्मॉल C है वो भी 80% में। अब जो आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? आपका RH-D वाला है, वो कितने प्रतिशत में होता है? 85% में, और सर्वाधिक जो प्रतिरक्षा जनिक कौन सा होता है? आपका RH-D वाला होता है। ये कितने हैं? RH कारक कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। अब देखते हैं इसमें RH कारक के आधार पर, यानी जिस प्रकार आपका जो था एबीओ रक्त समीकरण था, उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है देखते हैं। इसका क्या महत्व है? यदि किसी दाता का, यानी जो ब्लड दे रहा है उसका और ग्राही का, यदि RH कारक जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली स्थिति है वो सेम न हो तो क्या हो सकता है? यदि देने वाला क्या हो? RH पॉजिटिव हो, और जो ग्रहण करने वाला क्या हो? RH नेगेटिव हो, तो क्या होगा? जैसे ही पॉजिटिव वाले की आप नेगेटिव वाले को दे रक्त दोगे तो क्या होगा? जैसे ये पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है वो जाएगा नेगेटिव वाले में, तो क्या होगा? इसमें IgG प्रतिरक्षी होता है, उसका निर्माण कर लेता है ये। फिर क्या होगा? ये IgG प्रतिरक्षी है वो क्या करेगा कि आपकी जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स, उनको रुधिर समूहन विधि द्वारा क्या कर देती है? नष्ट कर देता है ये जो आपका प्रतिरक्षी है ये। और ये निर्माण कैसे होता है? जब पॉजिटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव वाले को देता है, यानी RH पॉजिटिव किसी व्यक्ति का है और वो किसको दे दे रक्त है, ग्राही कौन हो? RH नेगेटिव, तो उसके RH नेगेटिव वाले के शरीर में क्या बनेगा? IgG प्रतिरक्षी बनेगा, और वो क्या करेगा? रुधिर समूहन विधि द्वारा जो आपकी RBC है, रेड ब्लड सेल है, उनको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। जो क्या करेगा? जो जैसी ये आपकी RBC नष्ट होगी तो आपके शरीर में बिलिरुबिन नामक जो रसायन है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जो क्या एक हानिकारक पदार्थ होता है, और वो कहाँ? आपके यकृत और प्लीहा है उसमें हानि पहुंचाएगा, और क्या कर देगा? वृक्क है आपका, जो किडनी है, उनको क्या कर देता है? विफल कर देता है, और व्यक्ति की अंत में क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। इसीलिए हमें रक्त को दान करते समय, रक्त जो किसी व्यक्ति को यदि रक्त हस्तांतरित किया जाता है किसी व्यक्ति में, तो क्या है? ये 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एक तो किसका? आपका जो AB जो ब्लड ग्रुप है वो सेम होना चाहिए, और दूसरा ABO के आधार पर, और दूसरा आपका पॉजिटिव और RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का ध्यान होना चाहिए। अब देखते हैं एक और अलग स्थिति है आपकी। यदि माता यदि RH नेगेटिव वाली हो, यानी माँ क्या हो? RH नेगेटिव वाली, और वो क्या करती है? जब प्रथम उसका बच्चा पैदा होता है या प्रथम वो गर्भावस्था में होती है, उस समय क्या होता है? यदि वो भ्रूण क्या हो? RH पॉजिटिव हो, तो क्या होगा? पॉजिटिव होने के कारण जो प्रथम प्रसव जब होता है उसके दौरान जो भ्रूण का जो रक्त है वो किस वाले में मिल जाता है? माँ वाले में मिल जाता है। पॉजिटिव किस में मिल जाता है? माँ वाला जो नेगेटिव है उसमें मिल जाता है। तब क्या होगा? आपका IgG नामक प्रतिरक्षी का निर्माण होगा, और जैसे ही IgG का निर्माण होगा तो जिस प्रकार आपने पहले में पढ़ा था वही स्थिति आ जाती है, जो RH नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे रहा था। इसमें इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो प्रथम जो आपका शिशु है प्रसव है वो तो क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। जैसे ही दूसरा बच्चा होगा उस समय क्या होगा? जो आपका RH पॉजिटिव, यदि वो दोबारा से शिशु क्या हो? RH पॉजिटिव हो, तो माता के शरीर में पहले से मौजूद जो RH प्रतिरक्षी है, जो IgG का निर्माण किया था, वो क्या करती है? रुधिर समूह द्वारा क्या कर देती है? आपकी RBC को नष्ट कर देती है। शिशु की जो RBC है उसको गर्भ में क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। और इसमें कौन सी स्थिति होगी? रुधिर लयनता बोलते हैं इसको। रुधिर लयनता विधि द्वारा क्या कर देती है? इसको नष्ट कर देती है रुधिर समूह द्वारा। और इससे RBC नष्ट होने के कारण जो आपका जो
भ्रूण है उसकी गर्भावस्था में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यदि वो जीवित रहता है तो क्या होता है, वो अत्यंत ही कमज़ोर होता है और हेपेटाइट नामक रोग से क्या होता है, ग्रसित होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता बोलते हैं। और इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, इसका उपचार देखो क्या है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जब प्रथम प्रसव होता है उस दौरान क्या करता है, 24 घंटों के भीतर माता की एक इंजेक्शन लगता है IgG नाम प्रतिरक्षी का, वो यदि लगा दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोगहम टीका बोला जाता है उसको। यदि वो रोगहम प्रतिरक्षी रोगहम टीका लगा दिया जाता है तो क्या होगा, ये जो आपकी प्रतिरक्षी का जो निर्माण हो रहा है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और क्या होगा, वो ये जो आपकी रक्ताणु कोरकता की जो स्थिति है वो नहीं होगी। कई बार क्या किया जाता है, एक तो ये उपचार है इसका, ये टीका लगाने का IgG प्रतिरक्षियों का। दूसरा क्या है, दूसरा है कि शिशु का जो रक्त है उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाता है, रक्तदान कर दिया जाता है। अब देखते हैं इसमें आपकी जो किस प्रकार आपको ABO और RH प्रतिरक्षा के आधार पर आपका जो ब्लड है वो किस प्रकार होता है, देखते हैं। इसमें कितनी स्थिति बनती है, 8 प्रकार की स्थिति बनती है। तो 8 प्रकार की कैसे, यानी 2-2 स्थिति होगी सभी की चारों की 2-2 स्थिति, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जिस प्रकार A पॉजिटिव B पॉजिटिव और A नेगेटिव और B नेगेटिव, उसी प्रकार AB पॉजिटिव नेगेटिव, उसी प्रकार O पॉजिटिव और O नेगेटिव। ये तो था रक्त समूह। इस प्रकार 8 प्रकार पाए जाते हैं। अब ABO के आधार पर हम देखते हैं कि इसमें प्रतिजन कौन से उपस्थित होते हैं। प्रतिजन तो सेम ही होंगे, जैसे A वाले पॉजिटिव और नेगेटिव है उसमें दोनों में एक जैसे ही होंगे, A होंगे दोनों में। B वाला है उसमें दोनों में B चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। AB है उसमें दोनों में क्या होगा, A और B। और O वाला है उस दोनों में ही क्या है, प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं। अब देखते हैं ये तो थे प्रतिजन। और प्रतिजन का जो जीन प्रारूप है वो किस प्रकार होगा, जीन प्रारूप आपका इस प्रकार का पाया जाएगा। जीन प्रारूप की जो 2 स्थिति बनती है, एक तो प्रभावी और दूसरी अप्रभावी। इस प्रकार इन दोनों में एक जैसी स्थिति होती है, देखते हैं इस प्रकार। और ये जो आपका AB है उसमें इस प्रकार की स्थिति एक ही बनती है। और जो O वाला है उसमें इस प्रकार अप्रभावी की स्थिति बनती है। अब देखते हैं आपका जो लाल रक्त कणिका है उन पर जो RH प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति की ओर देखते हैं। RH का ये तो ABO का पूरा हो गया। अब देखते हैं RH वाला। तो RH वाले में देखते हैं क्या होता है। RH वाले में क्या होता है कि आपकी यदि जिसमें पॉजिटिव है उसमें क्या होता है, RH उपस्थित होता है, और नेगेटिव है उसमें क्या होता है, RH अनुपस्थित। इसी प्रकार सभी में, इसमें देखो उपस्थित है तो RH पॉजिटिव है, अनुपस्थित है तो RH नेगेटिव है। उसी प्रकार आगे AB वाले उपस्थित है तो RH पॉजिटिव और अनुपस्थित है तो RH नेगेटिव। उसी प्रकार O में उपस्थित है पॉजिटिव और अनुपस्थित है तो नेगेटिव। ये थे आपके RH कारक में। अब देखते हैं इसमें प्रतिरक्षी कौन सी उपस्थित होती है। प्रतिरक्षी क्या होती है, इसके विपरीत होती है, प्रतिजन के विपरीत। अब देखते हैं इसमें प्रतिरक्षी कौन सी है। B वाले में, A वाले में क्या है, दोनों B चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, B होगा। और जो B वाला है उस दोनों में क्या होगा, A होगा। उसी प्रकार आपकी जो AB है उन दोनों में ही क्या होगा, जो प्रतिरक्षी है वो दोनों में ही अनुपस्थित होती है। और O वाले में दोनों में ही क्या है, AB दोनों पाई जाती है। ये थे आपके रक्त के बारे में कि आपका किस प्रकार ब्लड ग्रुप की स्थिति होती है। अब हम आगे वाली स्थिति में देखते हैं रक्तदान, किस प्रकार रक्तदान किया जाता है, यानी रक्त का ट्रांसफर किस प्रकार करते हैं और क्यों करते हैं, देखते हैं। यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में रक्त का हस्तांतरण करना किस प्रकार, या तो उसकी प्लेटलेट्स को हस्तांतरण किया जाता है या प्लाज्मा का हस्तांतरण किया जाता है, RBC का, यानी इस प्रकार आपके रक्त का हस्तांतरण करना ही क्या कहलाता है, रक्तदान कहलाता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त का हस्तांतरण करना ही रक्तदान कहलाता है। जो सर्वप्रथम कब की गई, 15 जून 1667 में। कहाँ पर, फ्रांस के चिकित्सक द्वारा की गई। कौन से थे वो थे डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा की गई थी। जो किस प्रकार की गई, 15 वर्ष के बालक में की गई। और किसका रक्त किया गया हस्तांतरण, भेड़ का रक्त किया गया था। अब क्या है कि मनुष्य में
पशुओं का जो रक्त है वो हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो तो किया गया था, लेकिन 10 वर्ष के बाद में क्या लग गया, बैन लग गया उस पर। अब है रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी स्थिति किस प्रकार आती है कि रक्तदान आपको रक्त ट्रांसफर करने की आवश्यकता हो। तो सबसे पहले क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए और अत्यधिक रक्तस्राव हो जाए तो ये उत्पन्न होती है कि रक्त ट्रांसफर करना पड़ता है, और शरीर में गंभीर रक्तहीनता हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है तो। और तीसरी स्थिति कब होती है, जब शल्य चिकित्सा के दौरान, यानी जब शल्य चिकित्सा ऑपरेशन किया जाता है तो भी ये देखने को मिलती है। और प्लेटलेट्स है उसकी क्या होनी, अल्पता होनी, यानी कम प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो भी ये करना होता है। और यदि कोई हीमोफीलिया के रोगी हो तो उसमें भी ये होता है। और सिकल सेल एनीमिया है, या उसको क्या बोलते हैं, दात्र कोशिका अरक्तता होती है, ये रोग हो तो भी आपको क्या है, रक्तदान की आवश्यकता होती है। यानी मेन क्या है कि रक्त की जब कमी हो जाती है शरीर में तब ट्रांसफर करने की आवश्यकता होती है। अब रक्तदान की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार है, तो इसमें दो प्रक्रिया है। एक तो क्या होता है, पहले रक्त का संग्रहण करना पड़ता है, दूसरा आधान यानी दूसरा जिस व्यक्ति को ट्रांसफर करना है वो किस प्रकार होता है। तो देखते हैं रक्त का संग्रहण कैसे करते हैं। रक्त का जो संग्रहण करने से पूर्व आपको क्या है, स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। किसका, जो दे रहा है रक्त उसका स्वास्थ्य परीक्षण आपको अत्यंत आवश्यक है। किस प्रकार किया जाता है, यानी उपयुक्त क्षमता वाली जो प्रवेशनी है या जिसको कैनुला बोलते हैं हम, उसके माध्यम से क्या होता है, निर्जमीकृत जो थैली होती है आपकी निर्जमीकृत, उस थैली में दाता का जो रक्त है उसका संग्रहण किया जाता है। और क्या होता है, इसको क्या संग्रहण करने के बाद में इसको परिशीतित भंडारण करते हैं, उसको जो कोल्ड फ्रीज है उसके अंदर रखा जाता है। क्योंकि जीवाणुओं की वृद्धि रोकनी होती है। और क्या होता है, कई जांचें की जाती है रक्त भंडारण करने के बाद में, कौन कौन सी, रक्त समूह की, RH कारक की, हेपेटाइट A और B और C है उसकी जांच की जाती है, और HIV का टेस्ट भी किया जाता है उस रक्त का, कि रक्त क्या होना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद में जो है, जो दाता है देने वाला, उसमें कुछ समय ही में चिकित्सक की निगरानी में रहना चाहिए, क्योंकि यदि किसी का रक्त आप निकाल रहे हो तो उसके शरीर में कमजोरी आ सकती है, इसीलिए कुछ समय तक आपको चिकित्सक की निगरानी में रहना चाहिए। लगभग तो ये स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी रहना चाहिए। आपकी 2 से 3 दिन में क्या हो जाती है, वापस प्लाज्मा की पूर्ति हो जाती है, और लगभग 36 दिवस के अंदर आपकी जो सेल है, जो आपकी RBC WBC प्लेटलेट्स है, इनकी जो पूर्ति हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, रक्त दान करना चाहिए। अब है आधान की दूसरी जो स्थिति है, आपको संग्रहण के बाद में दूसरी किस प्रकार ट्रांसफर किया जाता है रक्त। तो मरीज और दाता है उनका सबसे पहले क्या किया जाता है, ABO रक्त समूहीकरण का मिलान किया जाता है, RH कारक है उसका मिलान किया जाता है। दूसरा क्या किया जाता है कि आप जब ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हो उनसे लगभग 30 मिनट पूर्व, यानी 30 मिनट पहले ही आपको भंडार ग्रहण से आपको रक्त है वो लाना चाहिए। उससे ज़्यादा या कम का ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। और रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है, यानी आपकी शिराएँ हैं अंतःशिरा, उसी के में आपको जो रक्त है वो ट्रांसफ़र करते हैं। किसके माध्यम से, प्रवेशनी यानी कैनुला के माध्यम से किया जाता है। अब जो रोगी है उसको ध्यान रखा जाता है, जब रक्त ट्रांसफ़र किया जाता है ये 4 घंटे के भीतर होता है, तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है, चिकित्सक की निगरानी में किया जाना चाहिए कि उसको ज्वर न हो, उसको ठंड न लगे, दर्द न हो, और साइनोसिल न हो, और हृदय है उनकी गति की अनियमितता भी बार बार देखी जाती है। ये सभी किसके माध्यम से, चिकित्सक की निगरानी में होना चाहिए। और जब ये इसमें किसी प्रकार की स्थिति होती है तो चिकित्सक क्या करता है, उसको औषधि देता है उचित। ये है आपका रक्त ट्रांसफ़र और रक्तदान की क्रियाएं। अब देखते हैं इसमें आगे। अब है रक्तदान के प्रकार, यानी कितने प्रकार से रक्त दिया जाता है, कितनी स्थिति है इसकी। तो पहला है समजात और दूसरा कौन सा है, समजीवी। ये क्या है समजात समजीवी, यानी समजात में क्या होता है कि ऐसा आधान जिसमें
व्यक्तियों का संग्रहित रक्त है वो काम में लिया जाता है, यानी दूसरे व्यक्ति है उसका संग्रहित रक्त किसी को ट्रांसफर करता है, तब क्या होता है, ये समजात रक्तदान होता है। और जब समजीवी कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, जो लेने वाला जो व्यक्ति है उसका पहले से ही क्या होता है, रक्त संग्रहित होता है, उनको काम में लिया जाता है। क्या होता है समजात, समजात में तो होता है कि अन्य व्यक्तियों का संग्रहित रक्त काम में लेते हैं, और समजीवी में उस जिस व्यक्ति को रक्त ट्रांसफर कर रहे हैं उनका पहले से ही संग्रहित रक्त वहाँ पहले से ही जमा होता है। ये होता है समजीवी रक्तदान। अब एक चीज़ है कि पशुओं में भी रक्तदान की क्रिया होती है। अब देखते हैं आगे सावधानी, क्या सावधानी रखनी चाहिए रक्तदान के समय। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है वो एबीओ समूहीकरण का मिलान होना चाहिए, RH कारक का भी मिलान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि रक्त है उसमें रोग कारक न हो, उसकी जांच कर लेनी चाहिए, रोग कारक तत्वों की एकदम से शुद्ध होना चाहिए। संग्रहण क्या है, वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही होना चाहिए, यानी संग्रहण करते हैं उस समय उसकी पूरी प्रक्रिया जांच कर लेनी चाहिए कि किसी प्रकार का रोग न हो, किसी प्रकार का इसमें रोगाणु उत्पन्न न हो, और उसके जो समूहीकरण है उसका मिलान कर लेना चाहिए। और संग्रहित रक्त है उसको सहदूषण से क्या होना है, बचाना चाहिए। और संग्रहण तथा आधान है वो किसकी निगरानी में होनी चाहिए, चिकित्सक की निगरानी में होनी चाहिए। अब असावधानी होने से कौन कौन से प्रकार के रोग हो सकते हैं, यानी जब रक्त ट्रांसफर करते टाइम असावधानी हो तब क्या हो सकता है, आपको HIV होने का खतरा रहता है। क्या है HIV? HIV एक घातक रोग है जिसका वायरस कौन सा है, HIV वायरस है जो एक घातक रोग एड्स फैलाता है। उसमें देखते हैं पूरा फुल फॉर्म क्या है इसकी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV का पूरा नाम है, जो कितने प्रकार का A और B, ए फर्स्ट और सेकंड 2 प्रकार का HIV होने का खतरा रहता है। एक HTLV जो क्या है, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस होता है, जो फर्स्ट और सेकंड 2 ये होने का खतरा रहता है। और क्या हेपेटाइटिस A, B और C है ये होने का खतरा रहता है। और जो जैविक नामक रोग है जिसको बोलते हैं, जो आपका है कुर्टेजेफेल्ड्स नामक जो रोग है, कुर्टेजेफेल्ड्स नामक रोग है, जैविक नामक रोग, ये फैलने का खतरा रहता है। ये है आपको यदि असावधान बरती जाए तब फैलने का खतरा। अब देखते हैं कि जो आपका रुधिर वर्ग है उनका आनुवंशिक महत्व क्या है, किस प्रकार कार्य करते हैं ये। मनुष्य में जब एबीओ रक्त समूह है उसके हमने क्या पढ़ा था कि एबीओ रक्त समूह है उनमें प्रतिजन उपस्थित होते हैं AB, उनके आधार पर आपके क्या है जीन प्रारूप बनाए जाते हैं। इनके कितने प्रकार के देखते हैं, A वाले में इस प्रकार A, B और O, इस प्रकार आपके जीन प्रारूप होते हैं। ये जो सीधा जो आपको दिख रहा है कैपिटल वाला ये कौन सा है, प्रभावी, और ये जो स्मॉल वाला है ये क्या किसमें आता है, अप्रभावी में। मनुष्य में 2 प्रकार के प्रभावी और अप्रभावी विकल्पों के रूप में आपको इस प्रकार की अभिव्यक्ति जीन की देखने को मिलती है। इसमें कितनी स्थिति बनती है आपकी, 6 प्रकार की स्थिति बनती है जीन प्रारूप में। तो वो है वो क्या है आपका एक समयुग्मजी प्रभावी जीन क्रिया का क्या है परिणाम है। इसमें देखते हैं किस प्रकार की स्थिति बनती है। इसमें रुधिर वर्ग आपका कौन सा है, यदि OA है तो उसका जीन प्रारूप क्या होगा, इस प्रकार होगा, यानी IA यानी दोनों कैपिटल होंगे। अप्रभावी यदि है A में तो क्या होगा, एक तो I कैपिटल वाला होगा और एक कौन सा होगा, स्मॉल वाला होगा। इसी प्रकार आपका B है उसी में भी इस प्रकार की स्थिति बनती है। AB है उसमें क्या होता है, अप्रभावी नहीं होता है लेकिन प्रभावी होता है, यानी IA और IB दोनों कैपिटल। O है उसमें क्या होता है, इस प्रकार की स्थिति यानी अप्रभावी में होता है, ये प्रभावी में नहीं पाया जाता है। देखते हैं इसमें किस प्रकार महत्व है इसका। इसमें महत्व देखो क्या है, सबसे पहले महत्व है कि इसकी पैतृकता जो संबंधी विवाद है, पैतृकता से संबंधित विवाद है, यानी किसी बच्चे के माता पिता की खोज करनी है, आपको पता लगाना है, तो इसका महत्व है। रक्तदान में ये हमें पढ़ लिया कि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और नवजात में रुधिर लयनता और आनुवंशिक रोग है
आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया है, इन सभी के इलाज में इसकी आवश्यकता होती है। और देखते हैं इसमें उदाहरण देखते हैं इसके। अब किस प्रकार हम पता लगा सकते हैं पैतृकता संबंधी विवाद में, किस प्रकार इसका निपटारा कर सकते हैं कि बच्चे की असली माता पिता कौन है। इसका एक उदाहरण पढ़ते हैं हम। दो दंपति है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि ये बच्चा क्या है, हमारा है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है। अब जो प्रथम दंपति है उनमें माता का जो रुधिर वर्ग है वो कौन सा है, ए बी है, और पिता का कौन सा है, माता का जो रुधिर वर्ग है वो ए बी है, ए बी कौन सा, प्रभावी, और पिता का कौन सा है, पिता का है आपका ओ, जो क्या होता है आपका अप्रभावी। द्वितीय दंपति है उसमें क्या होता है, क्या है, माता है उसका बी है, जो क्या है कि अप्रभावी है, प्रभावी वाला नहीं है, अप्रभावी है, और जो पिता है उसमें कौन सा है, ए, जो क्या है, प्रभावी है। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार स्थिति बनती है। जिस प्रकार हमने मेंडल वाले में पढ़ा था उसी प्रकार इसमें हम बनाएंगे। तो प्रथम वाले में बनाते हैं पहले। तो पहले हमने इसमें देखते हैं किस प्रकार है। तो इसमें बनाएंगे तो जो पुरुष है उनका अप्रभावी और स्त्री है उसका उनका क्या है, प्रभावी है। तो अब इसका मिलान करते हैं। तो अब जब युग्म बनता है तो क्या है, दोनों अलग अलग होंगे। जिस प्रकार हमने मेंडल वाले में पढ़े थे कि पृथक्करण के नियम, यानी अगली पीढ़ी में जाते थे इसमें क्या होगा, पृथक अलग अलग हो जाते हैं ये दोनों युग्म, ये हो गए अलग, इसमें ए और बी वाली। अब जैसे ही इस आई का इस ए के साथ क्रॉस होगा तब क्या बनेगा आपका, इस वाली स्थिति बनेगी, अप्रभावी ए वाली। अब जैसे ही इस ओ वाले पुरुष की इस बी वाले के साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, अप्रभावी बी बनेगा। फिर इसका दोबारा इस दूसरे वाला जो ये जीन ये युग्म है इसका यदि हम किसके साथ करवाएंगे, इस ए के साथ, तो आपका क्या बनेगा, अप्रभावी ए। और यदि इसका दोबारा से इस बी के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, अप्रभावी बी। तो इसमें कितनी स्थिति उत्पन्न होगी, 4 हो गई। और 4 कौन सी, 4 यदि बच्चा होगा तो या तो होगा ए ब्लड ग्रुप होगा या बी हो सकता है, यानी 50-50% इसमें 2 स्थिति है। एक तो ए, या तो इसमें बी वाला बच्चा उत्पन्न होता है या क्या किसका, ए ब्लड ग्रुप वाला बच्चा उत्पन्न होगा। द्वितीय स्थिति कौन सी, द्वितीय दंपति वाली देख लेते हैं। द्वितीय वाले में क्या है, पुरुष का क्या है, प्रभावी ए है और स्त्री का क्या है, अप्रभावी बी है। तो इसमें स्थिति देखते हैं कैसे। इसमें युग्म बन रहे हैं ये, यानी इस ए का इस बी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, ए बी बनेगा। फिर इस ए वाले का किसके साथ है, इस आई यानी अप्रभावी के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, अप्रभावी ए बनेगा। फिर इसका दूसरे वाले ए का इस बी के साथ करवाएंगे तो ए बी स्थिति होगी। और फिर इस ए का किसके साथ, इस अप्रभावी के साथ करवाएंगे तो अप्रभावी ए बनेगा। तो यानी इसमें बच्चा है वो किस प्रकार का हो सकता है, इसमें हो सकता है ए बी वाला और किसका, ए वाला, यानी इसमें 2 ही बच्चे उत्पन्न होंगे, या तो ए बी वाला होगा या क्या होगा, ए वाला। ये देख लो 2 स्थिति बन रही है इसमें चारों में। अब इससे स्पष्ट क्या होता है, अब हम स्पष्ट रूप से पता लगा सकते हैं कि बच्चा किसका है, प्रथम वाला दंपति है उसी का है। क्यों, क्योंकि बी की स्थिति केवल किस में आ रही है, आपकी प्रथम वाले में। तो शिशु के असली माता पिता कौन से हैं, प्रथम जो दंपति है वही है। इस प्रकार हम ये रुधिर वर्ग का क्या है, महत्व है, देख सकते हैं हम। अब एक लास्ट जो पॉइंट बच गया आपका वो है आपका अंगदान और देहदान। क्या होता है अंगदान और क्या होता है देहदान, यानी किसी भी जीवित व्यक्ति है वो पहले से ही अपना निर्धारण कर लेता है अंग देने का या दे है उसका दान करने का। तो पहले से ही, यानी जीवित या मृत व्यक्ति है के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई अंग या उत्तक या अंग प्रदान करना ही क्या कहलाता है आपका अंगदान, यानी अंग का क्या करना, दान देना। अब हमारे भारत में ये स्थिति बहुत ही भयावह है कि इसमें कम से कम लोग हैं ये अंगदान और देहदान अपना रहे हैं, लेकिन इसमें आवश्यकता कितनी है। यानी यदि हम देखें तो भारत में गुर्दे हैं, गुर्दों की रिक्वायरमेंट कितनी है, लगभग 2 लाख के आसपास, और मिल कितने रहे हैं हर प्रतिवर्ष 7 से 8 हज़ार मिल रहे हैं। हृदय रोपण है वो कितने की आवश्यकता है, 50,000 प्रतिवर्ष, लेकिन मिल कितने रहे हैं, केवल 10 और 15 मिल रहे हैं। और जो यकृत है वो 50,000 की आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन मिल कितने रहे हैं, 700। ये जो बच रहे हैं उसकी क्या हो रही है, भयावह मृत्यु हो रही है।
जो क्या है कि कोई एक व्यक्ति दे सकता है, अपना दान देकर लगभग 50 व्यक्तियों की क्या है कि वो जीवन बचा सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान और देहदान करना चाहिए। अब देहदान है वो किस प्रकार होती है, या तो देहदान दो स्थिति में होती है। एक तो मृत्यु किससे हुई हो, दिमागी हालत से, यानी मस्तिष्क बंद होने से यदि किसी की मृत्यु हो गई तो देहदान दे सकते हैं, क्योंकि जैसी मस्तिष्क से उसकी मृत्यु होती है तो अन्य जो अंग है वो सुचारू रूप से कार्य करते हैं, वो उनको काम में ले लिया जा सकता है। और दूसरा क्या काम में लेते देह का मरने के बाद में, जो चिकित्सक की शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, भावी डॉक्टर होते हैं, उनको प्रैक्टिकल करने के लिए आवश्यकता होती है। तो भारत में है वो क्या है कि 10 लाख के अंदर कितनी है, 0.1 की स्थिति है दान करने वालों की। कौन दे सकता है दान, अंगदान और देहदान? जो व्यक्ति, यानी लगभग सभी धर्म के जो व्यक्ति है वो सभी दे सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। कौन से दे सकते हैं, जो 18 वर्ष से कम वाले हैं, उनके माता पिता की और अभिभावक की क्या होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए। और क्या कि जो व्यक्ति दान देता है अंगदान या देहदान, उसको पहले जीवित टाइम में क्या है 2 गवाहों की आवश्यकता होती है, जो जिसको क्या है लिखित में सहमति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में क्या है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में जिसके पास वो शव होता है उसी का क्या होता है, उस पर हक होता है। इसीलिए यदि वो पहले से लिखित में दिया हुआ है तो हम दान है वो ले सकते हैं। ये था आपका चौथा पूरा अध्याय, जिसको हमने विस्तार से अध्ययन किया। यदि इसमें कोई भी आपको न समझ में आए पॉइंट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।